नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पीएम मोदी आज गांधीनगर में 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम को पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर दुबई की तर्ज पर आयोजित शॉपिंग फेस्टिवल 2019 का उद्घाटन करेंगे। यहां एक सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर के महात्मा मंदिर जाएंगे, जहां कई देशों से आए प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम आज गांधीनगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल सूरत के हाजिरा में गन फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। दौरे के पहले दिन गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। उसके बाद अहमदाबाद में नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 में देश के नामी उद्योगपतियों समेत कई देशों के बड़े व्यापारी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस ग्लोबल समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत करीब 30,000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में पाकिस्तान को छोड़कर 16 देश हिस्सा ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए विरासत मेले में लोगों से आने की अपील की और देश के छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। हमारे देश में ऐसी वस्तुओं का इतना व्यापक और विशाल संग्रह है, भंडार है कि पूरी दुनिया में हम बहुत तेजी के साथ अपनी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं। इस तरह के फेस्टिवल निश्चित तौर पर छोटे उद्यमी को बड़ा मार्केट पाने में बहुत मददगार होते हैं। उन्हें ऐसे आयोजनों से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। साथियों, देश में व्यापार और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार नित्य नए प्रयास कर रही है कि 4 वर्ष पहले जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142वें नंबर पर थे, आज 77वीं रैंक पर हम पहुंच चुके हैं, यानी 65 रैंक का रिकॉर्ड जंप। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर 3 दिलकश तस्वीरें अपलोड की। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले पीएम मोदी ने तस्वीरों को जारी करते हुए कहा कि दोस्तों, अब 3 दिन बाद मिलेंगे। बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 9वें सम्मेलन में पीएम मोदी 3 दिन गुजरात में रहेंगे। पांच राज्यों में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने की ओर एक और कदम बढ़ाया है। पार्टी अब नागपुर में बड़ा अधिवेशन करेगी, जिसमें वो अनुसूचित वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। एक्शन मोड में बीजेपी, नागपुर में होगा बड़ा अधिवेशन, संगठन को मजबूत करने पर होगा जोर। जी हां, विधानसभा चुनावों में हार के बाद बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में कोई चूक न हो, इसके लिए बीजेपी हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत अब पार्टी 19 और 20 जनवरी को नागपुर में अनुसूचित जाति मोर्चा का बड़ा अधिवेशन करेगी। अधिवेशन में मोदी सरकार के 5 साल के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उठाए गए कदमों और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। खास तौर पर जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना समेत सभी योजनाओं से अनुसूचित जातियों को मिले लाभ की जानकारी दी जाएगी। इस अधिवेशन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। तो हर प्रदेश से भी मोर्चों के अध्यक्ष, सांसद, विधायकों को बुलाया गया है। अधिवेशन में राजस्थान से करीब 250 कार्यकर्ता, नेता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक
केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं और लोगों तक वो जो फायदे पहुंचने का काम हुआ है, इन सारी योजनाओं को लाभ जो गरीब वर्ग को मिला है, उस योजनाओं को जो लाभ मिल गया है उसके बारे में लोगों तक ये संदेश करना है कि ये केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने इन सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया है। हाल ही में कुछ नेताओं ने दलितों का आरक्षण खत्म करने जैसा भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद बीजेपी अधिवेशन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि में आयोजित कर रही है, जहां वो दलितों के भ्रम को दूर करेगी। राजस्थान से सभी हमारे मोर्चे के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी जा रहे हैं और प्राय 250 की संख्या में राजस्थान से लोग जाने वाले हैं। सब लोग ऐसे 250 की संख्या राजस्थान की है, एक बड़ी संख्या है राजस्थान से, जो नागपुर के सम्मेलन में जा रही है। हमारे लिए विशेष महत्व है नागपुर का। एक तो आरएसएस के हमारी जो है वहाँ पर स्थापना हुई थी, कर्मभूमि है। दूसरा बाबा साहब का जो है दीक्षा भूमि। जाहिर है 5 राज्यों में बीजेपी की हार की वजह SC/ST वर्ग की नाराजगी को माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि पार्टी इस वर्ग को साथ रखना चाहती है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। 11 साल पहले मुंबई इंडस्ट्री में शाम होते ही मस्ती का जो सैलाब तैरने लगता था, उस सैलाब में मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र एक बार फिर भीगने के लिए तैयार है। मुंबई में डांस बार के लाइसेंस मिलने शुरू हो गए हैं, यानी कि अब फिर गुलजार होगी महफिलें, फिर लगेंगे ठुमके, क्योंकि अब हर रोक की दीवार टूट चुकी है। समंदर ढोल गया जो तू आंखों से। मुंबई में फिर नाचेंगी बुलबुल। डांस बार में फिर लगेंगे ठुमके। जो तू आंखों से बोल गया ले तेरी हो गई। फिर गुलजार होंगी महफिलें। जो सात समंदर ढोल गया तेरे प्यार में ले बिन बोल गया ले तेरी। खुल गया खुल गया खुल गया। जी हाँ, मुंबई के गली गली में डांस बार के खुलने की खुशी से पूरा मुंबई खुश हो गया। डांस बार में ठुमकों के दीवाने इस रंगीन महफिल में झूम सकते हैं, और भाई झूमे भी क्यों ना। आखिर उनकी कोशिश रंग लाई। जिन ठुमकों पर मर मिटा करते थे, जिन ठुमकों ने उनकी जिंदगी में रौनक लाई थी, वो रौनक वापस लौट आई है। क्यों डांस बार बालाएं, क्यों डांस बार के मालिक, और क्यों डांस बार बालाएं, और क्यों डांस बार बालाओं के परवाने खुशी से बल्ले बल्ले कर रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि मुंबई में डांस बार के लाइसेंस मिलने शुरू हो गए। 11 साल से डांस के शौकीन जो सूखा झेल रहे थे, वो सूखा खत्म हो गया। डांस बार के मालिक अपनी लड़ाई जीत गए। वो आखिरी लड़ाई जब अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो लड़ रहे थे। वो लड़ाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार खोलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसे सही नहीं मान रही। अब डांस बार के सामने खड़ी हर दीवार ढह चुकी है। डांस बार के लाइसेंस देने का काम शुरू कर दिया गया। जो कंडीशंस इम्पोर्टेंट थी, जिसके लिए स्टेट ने बहुत एडी चोटी का जोर लगाया था, वो मेंटेन रखी है। वो कंडीशंस मैं कहूँगा कि जैसे ऑब्सीन डांस प्रोहिबिट किया है। दूसरी, जो शावरिंग होता था अमाउंट का, मनी का, कॉइन्स का, वो प्रोहिबिट किया है। तीसरी, जो 6 से 11 में ही डांस एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, वो भी मेंटेन की है। कोर्ट ने डांस परफॉर्मेंस के लिए 5.5 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार का समय शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक तय करने की शर्त को बरकरार रखा है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है सर, हम उसको मान्यता करेंगे। हम बहुत खुश है, इसमें बहुत खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्केस्ट्रा की अनुमति दी है और कहा है कि बार के अंदर नकदी और सिक्के लुटाने की अनुमति नहीं होगी। यानी मुंबई में अब बस नाचने वाली है बुलबुल। डांस बार मालिकों को एक बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुंबई के डांस बार एक बार फिर से रोशन और जगमगाएंगे। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना कई देशों की संप्रभुता को खतरे में डाल देगी। अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी चेतावनी दी है।
चीन ना तो कभी किसी का दोस्त हो सकता है और ना ही बिना किसी मकसद से किसी की मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी नियत और नीति शुरू से ही यही रही है। उसकी इस खतरनाक नीति से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। सुपर पावर बनने के लिए वह तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उससे अमेरिका को भी चिंता में डुबो दिया है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में 17 मामलों का जिक्र किया है। वन बेल्ट एंड वन रोड परियोजना से कई देशों की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। ये गलियारा जहां से भी गुजरेगा वहां नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन देश की नीतियों पर चीन की दखलंदाजी बढ़ेगी। परियोजना में निवेश के तहत चीन अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए चीन विदेशी बंदरगाहों पर जरूरी पहुंच बनाएगा। हिंद महासागर, भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर में वह अपनी नौसैन्य क्षमता आसानी से बढ़ा सकेगा। चीन दूसरे देशों के फैसलों में वीटो पावर हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश की रक्षा नीतियों के तहत भी ये खतरे की घंटी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। तरह तरह के प्रोजेक्ट लाकर वो इस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी हुकूमत चला रहा है। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान इसके गवाह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं उस दिव्य कुंभ की जहां हजारों श्रद्धालुओं ने अनुराधा पौडवाल की सुरों से सजे भक्ति रस में जमकर डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के लिए भजन कुंभ नाम से ये कार्यक्रम नेटवर्क 18 की तरफ से आयोजित किया गया। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, तीर्थों का राजा प्रयाग और सबसे बड़ी भजन गायिका अनुराधा पौडवाल, ये सब कुछ एक साथ तीर्थराज प्रयाग में नेटवर्क 18 के इस विशेष कार्यक्रम भजन कुंभ में आपके लिए। आस्था के इस महाकुंभ में गंगा किनारे लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं। 50 दिनों तक चलने वाले भक्ति के इस महासागर में करोड़ों लोगों की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। कहीं संतों की संगत है तो कहीं धार्मिक प्रवचनों का प्रवाह और इन सब के बीच नेटवर्क 18 की एक कोशिश, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने सुर और संगीत के सहारे मन की साधना की। प्रयाग में कुंभ के दौरान हम देखते हैं दूर दूर तक धर्म ध्वजा है, आध्यात्म है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का ये संगम है जिसमें आस्था की डुबकी लगाने लोग चले आ रहे हैं अपने पाप, संताप, दुख मिटाने की कामना को लेकर। एक तरफ संगम पर माँ यमुना और गंगा की अविरल धारा है तो दूसरी तरफ नेटवर्क 18 लेकर आया है आपके लिए सुरों का ये सागर। भजन गायिका भी वो जो अपने सुर और संगीत के जरिए 5 दशक से दुनिया भर के भक्तों के मन पर राज कर रही हैं, जिनकी पहुंच श्रद्धालुओं की आत्मा तक है। हम बात कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल की, जिन्होंने तकरीबन 5000 से भी ज्यादा भजन और फिल्मी गीतों को अपनी आवाज से अमर कर दिया है। अब ये भी जान लीजिए इस भजन कुंभ में अनुराधा जी की आवाज के साथ उनके संगतकार कौन कौन हैं। को सिंगर्स हैं राजीव चोपड़ा जी, जय पांडे जी, बैंजो पर लक्ष्मण पांडे जी, कीबोर्ड पर अजीत जी, ऑक्टोपैड पर पप्पू जी शर्मा, तबले पर श्री पांडे जी, ढोलक पर शशिकांत शर्मा जी और साउंड इंजीनियर पीके शर्मा जी। श्रद्धालुओं के बीच जब अनुराधा पौडवाल आईं, तो देखिए कैसे तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। अनुराधा जी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। अनुराधा पौडवाल की आवाज वो आवाज है जिसे सुनते ही ऐसा लगता है साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। और अनुराधा पौडवाल जी पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल, इन्होंने 5000 से ज्यादा गाने गाए हैं और अपनी आवाज से ये 5 दशकों से पूरे इस दुनिया को अभिसिंचित कर रही हैं। और आज प्रयागराज में नेटवर्क 18 की इस विशेष प्रस्तुति में अनुराधा पौडवाल जी का आना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है।
स्टेज पर आते ही अनुराधा पौडवाल ने सबसे पहले श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और श्रोताओं का अभिवादन स्वीकार किया। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयाग में आज सभी यहाँ पर कुंभ के इस बहुत ही अलौकिक पर्व के लिए हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और फिर शुरू हुई वो स्वरधारा जिसकी लहरों में घंटों श्रद्धालुओं ने गोते लगाए। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मंदिर शिव की महिमा के गुण गाया। मन मेरा मंदिर शिव मेरी। सुनिए नेटवर्क 18 के इस कार्यक्रम के कौन-कौन सह प्रायोजक हैं। हेल्थ पार्टनर शतायुपैथी, एसोसिएट स्पॉन्सर सोनम वॉचेस एंड योरामास, फूड पार्टनर बाबा ब्रांड मसाले और डिजिटल पार्टनर जियो टीवी। भक्ति का सबसे बड़ा महासागर और उसमें अनुराधा पौडवाल की ऐसी भव्य प्रस्तुति मानो श्रद्धा की वो स्रोत जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, व्यग्रता, आसक्ति, ममता, चिंता, असहिष्णुता, अधीरता, असंयम और दर्प सभी विकार पल भर में धुल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में रिलायंस जियो के शानदार प्रदर्शन से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बम्पर फायदा हुआ है। RIL को तीसरी तिमाही में 10,251 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एक तिमाही में 10,000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बन गई है, जबकि 2018 की तीसरी तिमाही में RIL का मुनाफा 9,423 करोड़ था। इस मुनाफे के साथ RIL का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1,71,000 करोड़ हो गया है। RIL के मुनाफे में बम्पर बढ़त देने में रिलायंस जियो की भूमिका अहम रही है। इस तिमाही में जियो का मुनाफा 19.4% बढ़कर 831 करोड़ रुपए हुआ है। 2019 की तीसरी तिमाही में RIL की रिफाइनरी, GRM, पेट्रोकेमिकल, रिटेल कारोबार सभी ने अपनी आय बढ़ाई है। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो परिवार अब 28 करोड़ लोगों का हो गया है और अब यह दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल डेटा नेटवर्क में एक है। उन्होंने कहा कि अब उनकी कंपनी उपभोक्ताओं को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक फाइबर टू द सब्सक्राइबर पर काम कर रही है।